Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइज, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th का सबसे बेसिक सा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है सेल। अब देखो, सेल अपन क्लास 8, 9, 10 हमने सब में पढ़ा है। अपन वहाँ यहाँ पर भी उसी को पढ़ने वाले हैं, बस उसमें कुछ और एड ऑन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? तो देखो, व्हाट इज सेल को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसको थोड़ा कंपेयर करते हुए चलेंगे अपन कि मेरा घर है, मेरे घर के चारों ओर दीवारें बनी हुई है। ठीक है, ये दीवारें हैं और ये मेरा घर है। अब ये दीवारें क्या कर रही है कि मेरे घर के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, पहला तो क्या कि मेरे घर है, उसमें दीवारें हैं। ये दीवारें क्या कर रही है, मेरे घर के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। ठीक, फिर दूसरा मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये दीवार जो है ये किससे बनी है, ब्रिक से। ठीक, देखो दो चीजें। पहला तो कि दीवार क्या कर रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। दूसरा कि ये जो दीवार है बनी है ब्रिक से। अब इस सेम चीज को मैं उठा के सेल के लिए यूज करता हूं कि जैसे मेरा सेल है, सेल पे भी क्या है, वॉल्स बनी हुई है। ये वॉल क्या कर रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। जैसे इसकी दीवार किससे बनी थी, ब्रिक से, उसी तरह मेरे पास इसकी दीवार बनी हुई है लिपिड से। तो मैं इसको कहूंगा लिपिड लेयर। इतना सा डिफरेंस आपको समझ में आया क्या कि सेल क्या कर रहा है, बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को सेपरेट कर रहा है बेसिकली। या फिर जो इसकी वॉल है ये क्या कर रही है, इंटरनल एक्सटर्नल को सेपरेट कर रही है। और वॉल किससे बनी है, लिपिड से। तो अपन सेल के लिए लिख सकते हैं इट इज अ कंपार्टमेंट या फिर अपन इसको कह सकते हैं चैम्बर विथ सेपरेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सॉरी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं कि सेल के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है, कि इंटरनल में ऐसा क्या डिफरेंस हो और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस हो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक सेल बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ये सेल बना लिया। अब सेल के अंदर चलती है रिएक्शंस, जैसे कि ए जो है बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जो सी है वो डी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शंस चल रही है। ठीक, ये क्या है, एक रिएक्शन है। या फिर मैं इसको अभी के लिए मान लो एक प्रोसेस चल रही है। कोई भी प्रोसेस कराने के लिए मेरे को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन के लिए मेरे को चाहिए इंफॉर्मेशन, कि अपने पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि ए से बी बने, ऐसा ना हो कि ए से डायरेक्ट डी बन जाए। तो पहला तो क्या चाहिए मेरे को, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को मिलती है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। फिर दूसरा, किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज है यहाँ पे एनर्जी। ठीक, तीसरी चीज कि अगर भाई कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे मान लो ये कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को कराने के लिए एक तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरा एनर्जी चाहिए। और इस प्रोसेस के लिए मेरे को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फैक्ट्री के बाहर से। तो फैक्ट्री के जैसे गेट होते हैं उसी तरह से मेरे पास इस सेल पे भी कुछ चैनल्स बने हुए हैं, या फिर आप इनको प्रोटीन गेट्स कह सकते हो, प्रोटीन चैनल्स कह सकते हो। इनको मैंने कह दिया प्रोटीन चैनल। फिर एक बार बताओ, आपके कमरे में क्या गैसेस के आने के लिए कोई पर्टिकुलर गेट है क्या, भाई गेट से तू आएगी, या फिर कोई खिड़की वगैरह, खिड़की से गैस आएगी? नहीं, गैस तो कहीं से भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गैसेस जो है, जैसे कि ऑक्सीजन, वो यहाँ पे सेल की दीवार से डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है, देखो अपन ने क्या क्या देखा कि मेरे पास सेल में पहले तो एक क्या है, दीवार है। दीवार किसकी बनी है, लिपिड की। दूसरा, सेल के अंदर रिएक्शन चल रही है। अब रिएक्शन को कराने के लिए मेरे को एक तो चाहिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। और दूसरा मैं कह रहा हूँ इस रिएक्शन को कराने के लिए मेरे को चाहिए एनर्जी। ठीक, फिर मेरे को यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए, भाई अंदर प्रोसेस करानी तो क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सेल के बाहर से।
और या फिर इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, सेल के बाहर। कहाँ से जाएगा, गेट से। सेल के पास कौन से गेट है, प्रोटीन चैनल्स। फिर दूसरी बात रही गैसेस, गैसेस यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्यूज कर सकते हैं इस लिपिड की वॉल से। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनसाइड सेल some chemical reactions takes place which is isolated from, sorry, which are isolated from external environment बाय लिपिड लेयर। तो देखो लिपिड लेयर ने क्या किया, जो केमिकल रिएक्शंस थी उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर दिया। मेरे पास में मान लो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्लियर है। पहला शायद आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली जो लिपिड मेम्ब्रेन है क्या कर रही है। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई सेल बनाना है, ठीक है, मेरे को अगर कोई सेल बनाना है तो सेल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अब उसको देखते हैं। बेसिकली मेरे को यहाँ पे से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट टू मेक अ सेल। ठीक है, सेल को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज तो मेरे को यहाँ पे चाहिए सेपरेशन, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिल सके, सेपरेशन। तो पहला है सेपरेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये सेपरेशन किसने प्रोवाइड कर दिया, लिपिड लेयर ने। फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूं तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सचेंज चाहिए। जैसे कि अंदर कोई प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को बाहर जाना है, बाहर से कोई रॉ मटेरियल उसको अंदर आना है, तो एक्सचेंज फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट चीज मेरे को चाहिए कि भाई अंदर प्रोसेस चल रही है, कराने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कौन देगा, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, और ये किसकी फॉर्म में होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इट स्टोर इंफॉर्मेशन। तो देखो सेल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेपरेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसने किया, लिपिड लेयर ने। जो यहां पे लेयर बनती है उसको मैं कह रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं, एक्सचेंज फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, किससे होगा, इन गेट से। इन गेट्स को मैंने कह दिया प्रोटीन चैनल्स। और अगर गैसेस है तो वो कहां से हो जाएंगी, बाय डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किससे होगा, इस मेम्ब्रेन से, बाय मेम्ब्रेन। फिर मैं आगे बढ़ता हूं जेनेटिक मटेरियल पे, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे। वो तो अपना हो ही गया, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। ठीक है, बेसिकली अपनी जो चैप्टर कर रहे हैं ना, इसके अंदर अपन प्रोकैरियोट को नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो अपना चैप्टर नंबर 2 है वहां पर अपना प्रोकैरियोट एकदम डिटेल में दिया हुआ है, तो अपन उस टॉपिक को वहां पर क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर अपन बेसिकली इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं और यूकैरियोट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनके बीच का नॉर्मल सा डिफरेंस देखते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो देखो मैं यहां पे आपको दोनों सेल बना के दिखा रहा हूं, फिर आपको ही पता चल जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहां पहले बनाता हूं प्रोकैरियोट को। ठीक है, ये मैंने यहां पे एक प्रोकैरियोट बनाया। सेल के लिए अपन ने क्या कहा था, 3 चीजें चाहिए। एक तो वॉल बना दी, दूसरा
कि इसके अंदर रिएक्शंस चल रही है, ठीक है, रिएक्शंस चल रही है, इसीलिए तो मैंने सेपरेट किया इसको। फिर मेरे को यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चाहिए और यहाँ पे मेरे को कुछ प्रोटीन चैनल्स चाहिए। ठीक है सर, ये तो अभी अपन ने देख ही लिया, ये तो वैसा का वैसा ही है। अब इसको तो मैं कह देता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, यहाँ पर भी रिएक्शंस चल रही है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, यहाँ पे पी से क्यू बनेगा, क्यू से आर बनेगा। इसके पास भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके पास भी प्रोटीन चैनल्स होंगे। पर देखो अब मेन डिफरेंस क्या आ गया कि इसकी रिएक्शन भी एक कंपार्टमेंट के अंदर चल रही है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी एक कंपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट के अंदर भी रिएक्शन चल रही है पर उसके पास कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है, यानी कि रिएक्शन ओपन में चल रही है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी ओपन में पड़ा हुआ है पर इसका जेनेटिक मटेरियल एक कंपार्टमेंट के अंदर है। तो मेरे पास यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, यूकैरियोटिक सेल है कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, देखो यूकैरियोट्स में क्या है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसको मैं कह रहा हूं कंपार्टमेंटलाइजेशन। और इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास डिफरेंट रिएक्शंस अकर, डिफरेंट रिएक्शंस आर अकरिंग। और ये जो कंपार्टमेंट्स है इन्हीं को मैं कह रहा हूं ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके पास कंपार्टमेंट्स नहीं है, इसके पास कंपार्टमेंट्स है, और इसकी जितनी भी रिएक्शन है या फिर इसका जेनेटिक मटेरियल हुआ वो एक कंपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, तो उस कंपार्टमेंट को मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल किसके पास होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास, और प्रोकैरियोट के पास एब्सेंट होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या होता है वो तो देख लिया, अब सेल की डेफिनेशन देखते हैं जो अपन क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं सेल की डेफिनेशन। तो देखो सेल की डेफिनेशन अपन क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपन यहां पे लिख देते हैं दैट सेल इज अ फंक्शनल structural and fundamental unit of life। और किस में मिलेगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं दैट सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट अपन लिखते हैं कि जो सेल है वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। देखो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल का है उसको अपन क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर। यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, सेल कैन एग्जिस्ट as an independent unit like unicellular organism। अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या होता है, सिंगल सेल का बना रहता है, पर तब भी वो अपनी लाइफ की सारी प्रोसेस कर लेता है, जैसे रेस्पिरेशन कर लेगा, रिप्रोडक्शन कर लेगा, न्यूट्रिशन, सारी प्रोसेस वो सिंगल सेल कर लेगा। और सिंगल सेल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसी तरह से हमारी बॉडी के सेल या फिर मैं कहूँ कुछ सेल्स वो भी क्या शो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेस है सेल अकेला कर सकता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिसेलुलर organisms are capable of
तो यहाँ मैं पहला पॉइंट लिखता हूं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर इसका एग्जाम्पल आ जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है पहला एमीबा और है पैरामीशियम। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जितने भी फंक्शन, या फिर मैं कहूँ लाइफ की जितनी भी फंक्शंस है, ठीक है, उन सबको ये अकेला परफॉर्म कर सकता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ है, और भी बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। तो मेरे पास यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के मैंने दो एबिलिटीज लिख दी। पहला तो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो करता है, एमीबा और पैरामीशियम एग्जांपल हो गया, परफॉर्म कर सकता है सारे एसेंशियल फंक्शन, यानी कि जो ये सिंगल सेल है ना, सारे फंक्शन कर सकता है किसमें, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखो सारे फंक्शन ये अकेला कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या हुआ, काम का भार बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है, काम डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूं, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। क्लियर है, यहां पर अपना यूनिसेलर खत्म हो चुका है। अब अपन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक। अब अपन देखते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब अपनी बुक में इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, वहां पे बस एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है स्टार्टिंग वाले पैरा में, पर अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट हुक से। अगर मैं बात करूं कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। फिर मैं दूसरी बात करूं सेल डेड था या लिविंग था, तो वो सेल था डेड। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट डेड सेल, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, पहला डेड सेल, या फिर मैं कहूं पहला सेल किसके अंदर, इन बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। इन्होंने ट्री का बार्क लिया और उसमें उस सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या देखा कि उसमें कुछ कॉर्क सेल्स है जो डेड है। अब जब ये इन सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे ना, तो इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला वहां पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो इन्होंने क्या किया, दे ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट कौन, रॉबर्ट हुक। पहला सेल या फिर पहला डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया था किसमें, बार्क ऑफ ट्री। उनमें इसने देखे थे कॉर्क सेल, ठीक है, वो कैसे थे, डेड। उनको ऑब्जर्व किया तो कैसा स्ट्रक्चर मिला, हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट आता है जो हमारी बुक में दिए हुए, कौन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इन्होंने मेरे पास पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया, पहला डेड सेल, पहला लिविंग सेल। सो एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। और इन्होंने इस लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर जब लिया उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट शो कर रहे थे, जैसे कि उसके अंदर प्रोटोजोआ थे, आरबीसी थे और कुछ स्पर्मेटोजोआ थे। फिर मेरे पास यहां थर्ड नंबर पे आता है इसी का भाई, ठीक है, मान लो इसी का भाई, उसका नाम भी क्या है, रॉबर्ट। पर ये हुक नहीं है, ये है ब्राउन, ठीक है। तीसरा साइंटिस्ट है कौन, रॉबर्ट ब्राउन। अब इन्होंने 1891 के अंदर
डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, डिस्कवर न्यूक्लियस। ठीक है, इसको कुछ ऐसा याद करना, पहला रॉबर्ट हुक पहला सेल या फिर पहला डेड सेल डिस्कवर किया, एंटोन वॉन ल्यूइक, ल्यू वैन हॉक इन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया, फिर रॉबर्ट ब्राउन 1891 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन्होंने। फिर यहाँ पे अपने पास एक और साइंटिस्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे याद कर लो, नाम है जीएन रामाचंद्रन। कहाँ दिया हुआ है, हमारी जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले एक पेज पे इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है और इनके वर्क को बताया हुआ है। इन्होंने पहला ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था कोलेजन का। ठीक है, इसमें आपको याद करना है, जीएन रामाचंद्रन ने पहला ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था किसका, कोलेजन का। अब अपन मूव करते हैं दूसरी साइड पे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि भाई सेल का तो हो गया सब, पर इस सेल को देखने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि देखो जो पहले के माइक्रोस्कोप थे उनसे अपन सेल की बाहर की डिटेल देख पा रहे थे, पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो अपन सेल के अंदर की भी डिटेल देख पा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है, मैं लिखता हूँ, इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी कब हुई, 1905 में। 1905 के पहले तक अपन क्या देख पा रहे थे, सेल के बाहर तक का स्ट्रक्चर को देख पा रहे थे, पर 1905 में जब मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उससे मेरे पास क्या है, सेल की इनर डिटेल, देखो क्या देखा अपन ने कि इंप्रूवमेंट हुआ किसमें, माइक्रोस्कोपी में। 1905 में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे क्या हुआ, मेरे पास सेल के इनर डिटेल आ गई। अब क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप किया, तो यहाँ पे लिख देना नॉल एंड रस्का, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया, इन्वेंट किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो देखो सेल थ्योरी में अपन को सबसे पहले याद करना है दो साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है मेरे पास मैथियास शिल्डन, या फिर आप चाहो तो सिर्फ शिल्डन याद कर लो। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर श्वान। ठीक है, पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है मेरे पास यहाँ पे, मैथियास शिल्डन, और दूसरे का नाम है थियोडोर श्वान। अब अपन देखते हैं ये कहाँ से थे, यानी कि इनकी कंट्री। तो मेरे पास जो शिल्डन है जर्मनी से थे और एक बॉटनिस्ट थे, तो मैं इनको कह दूंगा जर्मन बॉटनिस्ट। वहीं मैं बात करूं श्वान की, तो ये थे कहाँ से, इंग्लैंड से, तो मैं यहाँ लिख देता हूं उनको ब्रिटिश, और ये जूलॉजिस्ट थे, यानी कि एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते थे, जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो देखो ये थे जर्मनी से बॉटनिस्ट थे, और ये तो ये हो गए जर्मन बॉटनिस्ट। ये कहाँ से थे, इंग्लैंड से थे, तो ये हो गए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब अगर मैं इनके वर्क के ईयर की बात करूं, तो इनका ईयर था 1838 और इनका ईयर था 1839। इतना क्लियर है। मैथियास शिल्डन जर्मनी से बॉटनिस्ट थे, ईयर है 1838। थियोडोर श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ईयर है 1839। अब अपन देखते हैं इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो जो शिल्डन थे बॉटनिस्ट थे, तो किसको ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट को। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और इनको क्या पता चला, एंड फाउंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, या फिर मैं कह दूं सेल। इन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स है वो सब किससे बने हुए हैं, प्लांट सेल से। ये तो इनकी बात हो गई। फिर मेरे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है थियोडोर श्वान। अब देखो ये जूलॉजिस्ट तो थे, यानी कि ये एनिमल्स के ऊपर तो स्टडी करते थे, पर ये प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ एनिमल्स के लिए। तो इन्होंने भी क्या किया, ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स and found
that cell have a outer membrane, cell have an outer membrane, जिसको इसने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और इनकी भी वही बात थी कि सारे एनिमल्स भी किसके बने हैं, सेल के, और सारे सेल्स के पास क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको इसने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन। फिर इसने कुछ प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व प्लांट्स एंड फाउंड दैट cell wall is distinctive feature of plant cell, कि जो प्लांट सेल है उसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और ये एनिमल्स के पास नहीं है। ठीक है, ये बात भी किसने की, श्वान ने। तो अगर मैं श्वान की जो थ्योरी है, ठीक है, उसको एक लाइन में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेल थ्योरी को, कि इन दोनों ने मिलकर क्या प्रपोज किया, proposed that all living organisms are made up of cell or cell products। ठीक है, देखो इसने अपनी थ्योरी दी, इसने अपनी थ्योरी दी। अगर मैं दोनों थ्योरी को साथ में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट के। ये हो गई मेरे पास सेल थ्योरी, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, श्वान और शिल्डन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो इसका मेरे पास ड्रॉबैक है, ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक था कि they were unable to explain how new cell form। ठीक है, इन्होंने तो बता दिया कि सेल किससे बना है, या इन्होंने क्या बता दिया कि एनिमल किससे बने, सेल के, ठीक है, या फिर सेल के प्रोडक्ट के, पर ये इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि नया सेल कैसे बनता है। यहाँ पे मेरे पास सेल थ्योरी का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फिर कहानी में आता है मेरे पास एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चाव। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अब एक अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि ऑल न्यू सेल arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी नए सेल आ रहे हो किससे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल था वो क्या करता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल करता है डिवीजन, और डिवीजन की वजह से मेरे पास क्या बनते हैं, न्यू डॉटर सेल, न्यू डॉटर सेल। ठीक है, कुछ ऐसा था कि जैसे मेरे पास ये पुराना सेल था, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं पेरेंट सेल। फिर ये सेल आगे जाके दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया है, इनको मैं क्या कह रहा हूं, डॉटर सेल। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास एक टर्म आती है जिसको मैं कहता हूं, मैं क्या अपनी एनसीईआरटी में टर्म है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इस टर्म का मतलब क्या है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, यहां पे रुडोल्फ की भी बात हो गई कि नया सेल किससे आता है, पुराने सेल से। अब अगर मैं इन दोनों की थ्योरी को और इसकी थ्योरी को साथ में लिखना चाहूं तो मेरे पास एक नई सेल थ्योरी आएगी, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, टू मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। पहला तो क्या कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल या फिर सेल प्रोडक्ट के। मैं लिख देता हूं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल
प्रोडक्ट्स और सेल। और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आएगा दैट ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये मेरे पास सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पहला तो क्या कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने, सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट के। दूसरा कि सारे सेल किससे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एक्सेप्शन भी है कुछ, जैसे कि वायरस और वायरॉइड्स। ठीक है, यहां पे मेरे पास सेल थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे अब ओवरव्यू ऑफ सेल को अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।